हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने उदारवाद टॉपिक स्टार्ट कराया था, तो आज मैं उसके पार्ट 2 को आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो देखने से पहले आप पहले वो वीडियो देख लो, फिर इस वीडियो को देखना, तो आपको टॉपिक को समझने में ज़्यादा समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो पिछले टॉपिक में मैंने जे.एस. मिल की उदारवादी अवधारणा, उन्होंने जो संशोधन किया था उदारवाद में, वो मैंने बताया था आपको। आज मैं टी.एच. ग्रीन द्वारा किए गए संशोधन के बारे में बताऊँगी। तो ये जो टॉपिक मैं करा रही हूँ, ये हर कॉम्पिटिशन, या आप टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, या आप DSSB पॉलिटिकल साइंस से पीजीटी दे रहे हो, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बिहार पीजीटी दे रहे हो, जो भी मार्च में होने वाला, उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक ही, पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पॉलिटिकल थ्योरी है, अगर आप एक बार पॉलिटिकल थ्योरी की ये सब पार्ट को अगर आप समझ लो, ये सब टॉपिक को, तो आपको थिंकर को भी समझने में आसानी होगा, क्योंकि थिंकर क्या सोचते हैं वो विचारधारा पे बहुत निर्भर करता है। तो एक बार आपकी अगर इस मतलब उदारवाद क्या है, किसने क्या सोचा, अगर एक बार आपकी समझ विकसित हो गई ना, तो फिर इससे रिलेटेड MCQ करने में आपको कभी परेशानी नहीं होगी। और मैं एक बार श्योर बोलना चाहूँगी, अगर आप उदारवाद जो मैं 2 पार्ट में कंप्लीट कराऊंगी, अगर आप मेरे दोनों वीडियो को आप एक नहीं 2 बार सुनो, 2 बार सुनने के बाद फिर आप MCQ से लगाओ, उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड MCQ लगाओ, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर पाओगे, और कुछ नए क्वेश्चन भी आएंगे डेफिनेटली। इसलिए बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करना चाहिए। लेकिन MCQ सॉल्व करने से पहले आप हमेशा जिस भी टॉपिक की आप MCQ कर रहे हो, उस टॉपिक को एक बार आप गो थ्रू उससे हो जाओ, क्योंकि जब तक आपको उस टॉपिक की समझ नहीं होगी तो MCQ रटने से तो नहीं होगा। हाँ, जो फैक्ट है उसे तो रटना ही है, तो उसको भी रटना नहीं है, मल्टीपल टाइम आप उसको पढ़ो। मैं आपको बताते जाती हूँ कि क्या आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं जो पढ़ाती हूँ पूरा आपको लिखवाती नहीं हूँ, इसमें से जो मेन होता है, जो क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है, वो मैं खासकर आपको लिखवाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। देखो, टी.एच. ग्रीन द्वारा किया गया संशोधन। तो जो L.T. हॉब्स सकारात्मक उदारवाद के प्रमुख समर्थक थे। अच्छा, पहले ये उनके टी.एच. ग्रीन से पहले इनकी एक बुक का नाम है, ये इससे रिलेटेड नहीं, इनके संशोधन पहले टी.एच. ग्रीन L.T. हॉब्स की एक बुक है लिबरलिज्म। ये आप एक जगह मतलब इनका नाम लिख लो, L.T. हॉब्स। साइड में जैसे अब जब आप नोट्स बनाते हो, तो जैसे मान लीजिए ये पेज है, ये आपका नोट्स का ऐसे, ये देखो, ये जैसे पेज है ऐसे, ये पेज है, तो मान लीजिए यहाँ आपने लिखा टी.एच. ग्रीन का संशोधन, या साइड में हमेशा जब भी आप नोट्स बनाते हो ऐसे साइड में एक लाइन खींच के रखना, मतलब अगर आप कॉपी बना रहे हो और जो कभी कभी जो पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड उस जगह नोट डाउन करना। बाकी मेन चीज़ आपने यहाँ नोट करना है, और कुछ कुछ जैसे मैंने इस थिंकर का बुक लिखाया है तो उसको यहाँ नोट डाउन करना, और अपने नोट्स को बार बार उसमें नई नई चीज़ें ऐड करना, इसलिए ऐड करना होता है। तो उसके लिए आप जब भी नोट्स बनाओ तो उसके लिए 1-2 पेज उस टॉपिक के छोड़ दो, कि जब आप MCQ करोगे तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आएंगे, तो वो उसको उसी टॉपिक में आप नोट डाउन कर लोगे। तो मैं अभी से पिछले क्लास में मैंने स्वतंत्रता कंप्लीट कराई है, न्याय कंप्लीट कराई है, और समानता कंप्लीट कराई है, और उससे रिलेटेड मैंने MCQ भी कराई है। तो अगर आप ये वीडियो मतलब आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी देख लेना, तो आपको वो तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले ये इनकी बुक का नाम लिख लेते हैं, लिबरलिज्म। ये सीधे पूछेगा लिबरलिज्म किस थिंकर का बुक है, तो L.T. हॉब्स का, और जो किसके समर्थक है, ये सकारात्मक उदारवाद के समर्थक है। इससे पहले क्लास में हमने शास्त्रीय उदारवाद के बारे में पढ़ा है, अब हम सकारात्मक उदारवाद के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, सेवाइन जो है एक थिंकर है, सेवाइन ने टी.एच. ग्रीन के उदारवाद को सबसे सफल संशोधन किया। टी.एच. ग्रीन के उदारवाद का सबसे सफल संशोधन किया। जो सेवाइन के अनुसार टी.एच. ग्रीन ने उदारवाद का सबसे सफल संशोधन किया। फिर टी.एच. ग्रीन ने परंपरागत उदारवाद में विद्यमान राज्य एवं व्यक्ति के मध्य विरोधों को दूर किया।
जो परंपरागत उदारवाद में राज्य और व्यक्ति के मध्य विरोधाभास था उसको उन्होंने दूर किया। टी.एच. ग्रीन ने स्पष्ट कहा कि व्यक्ति मूलतः सामाजिक प्राणी है, क्योंकि समाज में ही रह के व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। फिर टी.एच. ग्रीन ने उदारवाद में सामान्य हित या सामान्य भलाई की संकल्पना को महत्व बना दिया। व्यक्ति एवं समाज के संबंध को पुनर्निर्धारित करते हुए व्यक्ति को मूलतः सामाजिक प्राणी माना। अतः परंपरागत अनुवादी समाज की संकल्पना को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। जो हम शास्त्रीय उदारवाद है वो क्या बोलता है, अनुवादी समाज की बात करता था, तो इसकी संकल्पना को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। टी.एच. ग्रीन ने उदारवाद के मध्य वर्ग के दर्शन या विचारधारा के बजाय पूरे समाज की विचारधारा में विचारधारा के रूप में बदल दिया। सकारात्मक उदारवाद को सामाजिक उदारवाद भी कहा जाता है। अब सकारात्मक उदारवाद का दूसरा नाम क्या है? सामाजिक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद का दूसरा नाम सामाजिक उदारवाद। और क्या टी.एच. ग्रीन बोलते हैं? व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। उन्होंने राज्य को एक आवश्यक अच्छाई बोला है। जो सकारात्मक वाले ना, जैसे शास्त्रीय उदारवादी क्या बोलते हैं? आवश्यक बुराई है, ठीक है। और यही सकारात्मक उदारवादी जो है वो क्या बोलते हैं? राज्य को एक आवश्यक अच्छाई बोलते हैं। ये आप लिखना है, सकारात्मक उदारवादी राज्य को एक आवश्यक अच्छाई मानते हैं। इनके अनुसार राज्य व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। राज्य व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। आगे वेपर ने कहा, अब ये लिखो, वेपर ने कहा, वेपर लिख के लाइन खींच के देखो। ग्रीन ने आदर्शवाद को सभ्य एवं उदारवाद को सामाजिक बना दिया। तो ये लाइन पूछे, ग्रीन ने आदर्शवाद को सभ्य एवं उदारवाद को सामाजिक बना दिया, ये किसने कहा? तो वेपर ने कहा। ग्रीन के अलावा कल्याणकारी राज्य के अन्य सिद्धांतकारों में हॉब्स, हाउस एवं लास्की हैं। मतलब जो ग्रीन ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की, तो इसके और कौन कौन इस सिद्धांत के समर्थक थे? हॉब्स हाउस के बुक का क्या नाम है? मैंने अभी लिखाया था आपको, हॉब्स हाउस, एल.टी. हॉब्स हाउस के बुक का नाम है लिबरलिज्म, जो 1911 में लिखा गया। देखो, ये अगर जो बुक लिखा गया, कब लिखा गया, इससे आपको थिंकर कब हुए ये समझ में आता है। इसलिए आप इसको वो याद करने की ऐसी जरूरत नहीं है कि किस, लेकिन अगर आप एक बार ध्यान, अच्छा इस समय लिखा तो इस टाइम के ये थिंकर होंगे। फिर है लास्की ने द्वारा उदारवाद में संशोधन। अब हमने अभी टी.एच. ग्रीन के संशोधन देखा, अब हम लास्की के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने उदारवाद में क्या संशोधन किया। तो लास्की ने उदारवाद के राजनीतिक स्वरूप तथा सामाजिक के आर्थिक स्वरूप को मिलाने का प्रयास किया। अब ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने आदर्शवाद को सभ्य एवं उदारवाद को सामाजिक, उदारवाद को इन्होंने सामाजिक बनाया। और ये क्या कर रहे हैं? लास्की कर रहे हैं ये राजनीतिक स्वरूप और सामाजिक स्वरूप के आर्थिक स्वरूप को मिलाने का प्रयास किया। कल्याणकारी उदारवाद के पक्ष में तर्क दिया। लास्की ने व्यक्ति को आर्थिक अधिकार पर बल दिया। लास्की किस अधिकार पे ज्यादा बल देते हैं? लास्की आर्थिक अधिकार पे ज्यादा बल देते हैं, ठीक है। सकारात्मक उदारवाद का आर्थिक आधार, तो अल्फ्रेड मार्शल ने द फ्यूचर ऑफ वर्किंग क्लास, ये आपको हायर में ये सब थिंकर के बुक, जैसे यूजीसी नेट हो गया, या आप पीजीटी दे रहे हो उसमें भी पूछा जा सकता है, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की या किसी भी स्टेट की सेट एग्जाम दे रहे होंगे, तो ये सब बुक पूछते हैं। तो आप इस बुक को भी लिख लो, द फ्यूचर ऑफ वर्किंग क्लासेस, 1874, ठीक है। फिर सकारात्मक उदारवाद के आर्थिक आधार का निर्माण जॉन मेनार्ड किन्स और गिलब्रेथ ने किया था। किन्स और गिलब्रेथ ने भी किया था, क्या? आर्थिक आधार पर। इन्होंने राज्य और बाजार के मध्य संबंध को परिवर्तित किया। उन्होंने राज्य के द्वारा आर्थिक हस्तक्षेप को आर्थिक और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना। जॉन मेनार्ड किन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, ये बुक बहुत पूछता है, ये बुक लिख लो, किन्स की बुक, ये बुक तो एकदम नोट डाउन ही कर लो। क्या बुक का नाम है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936, ठीक है। बुक
बुक नोट डाउन कर लियो। एक बार मैं फिर से बुक का नाम बोल दे रही हूँ, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में कहा है कि राज्य में सक्रिय हस्तक्षेप के द्वारा अर्थव्यवस्था को मंदी का शिकार होने से बचाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के द्वारा अर्थव्यवस्था के मंदी के शिकार से बचाया जा सकता है। फिर कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक प्रयोग। अब कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक प्रयोग, ये टॉपिक लिख के अब हम इसके बारे में लिखते हैं। देखो, अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने नया समझौता कार्यक्रम, ये पूछे न्यू डील प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया, कब कब हुआ, इसका टाइम भी लिख लो, 1933 से 1938। क्या है? रूजवेल्ट ने द न्यू डील प्रोग्राम। द न्यू डील प्रोग्राम के तहत राज्य द्वारा लोक कल्याण हेतु सामाजिक खर्चों में बढ़ोतरी की गई। इंग्लैंड में बेवरेज रिपोर्ट, हाँ इंग्लैंड में बेवरेज रिपोर्ट भी पूछते हैं। ये कल्याणकारी राज्य को स्टार्ट करने में ये बेवरेज रिपोर्ट का काफी योगदान है। ये देखो 1942, ये सीधे दे बेवरेज रिपोर्ट और 2-3 रिपोर्ट के बारे में, और इधर कब कब हुआ है। देखो जब आप पढ़ो ना तो वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि देखो पढ़ना, क्या पढ़ना है ये ज्यादा नहीं है, क्या छोड़ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब भी आपकी क्लास ले रही हूँ तो मैं आपको ये बातें बता रही हूँ कि क्या चीज हमें नोट डाउन करना है, क्या बस हमें पढ़। देखो आप जैसे मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो ये तो 7-8 पेज का है, तो मैं आपको लिखवाऊंगी 1 से 1.5 पेज में आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा बहुत लिख नोट डाउन भी आप कर लोगे तो जब एग्जाम के टाइम में आप उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे, इसलिए नोट्स को हमेशा छोटा बनाओ। लेकिन हाँ, इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार तो आपको सुनना पड़ेगा, तो आपको बहुत सी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। कल्याणकारी राज्य का स्पष्ट समर्थन किया तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कल्याणकारी राज्य का व्यावहारिक प्रयोग भी किया गया, जिसके मूल कारण निम्नलिखित माने जाते हैं। अब क्या क्यों हुआ, जैसे हमने जब पढ़ा था उदारवाद क्यों आया, हमने 5-6 कारण देखा। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास हुआ, क्यों हुआ? तो देखो, उदारवादी देशों में सार्वभौमिक मताधिकार लागू हुआ, श्रमिकों को भी मतदान के अधिकार प्राप्त थे, आर्थिक संकट, साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव। फिर 1942 के वेबरेज रिपोर्ट को कल्याणकारी राज्य का मूल आधार बोला जाता है। हाँ, ये वेबरेज रिपोर्ट को कल्याणकारी राज्य का मूल आधार, ये तो मैंने ऊपर लिखवा दिया, आप लिख लो। वेबरेज रिपोर्ट कब आया था? 1942। 1942 में भारत में कौन सा, महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। फिर है मूल आधार पे क्या? ठीक है, ब्रिटिश समाज की मूल समस्या निम्नलिखित थी: अभाव, अज्ञानता, आलस्य, गंदगी एवं बीमारी। चलो, ब्रिटेन में वर्ष 1945 में लेबर पार्टी, हाँ 1945 में लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली, जब भारत आजाद हुआ था तब भी लेबर पार्टी का ही वहां सत्ता था इंग्लैंड में, के नेतृत्व में कल्याणकारी राज्य को व्यावहारिक प्रयोग। ठीक है, फिर राष्ट्रपति जॉनसन ने, ये भी लिख लो, द ग्रेट सोसाइटी, ये जॉनसन की बुक है द ग्रेट सोसाइटी, ये लिखो आप, द ग्रेट सोसाइटी। 7 मई 1964 का नारा देते हुए कहा, गरीबी से युद्ध के लिए संकल्प व्यक्त किया, गरीबी से युद्ध के लिए संकल्प व्यक्त किया। राष्ट्रपति कैनेडी ने न्यू फ्रंटियर का नारा दिया, ये लिखो, राष्ट्रपति कैनेडी ने न्यू फ्रंटियर का नारा दिया। कल्याणकारी राज्य और लोकतंत्र का संबंध, अब क्या संबंध है कल्याणकारी राज्य और लोकतंत्र का? ठीक है, देखो, कल्याणकारी राज्य और लोकतंत्र में संबंध से वाइन के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उदारवाद एवं लोकतंत्र को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया गया, अतः लोक कल्याण का अभिप्राय कल्याणकारी राज्य के रूप में व्यक्त हुआ। तो लोक कल्याणकारी का अभिप्राय कल्याणकारी राज्य, लोकतंत्र का अभिप्राय लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में व्यक्त। फिर है समकालीन सकारात्मक उदारवादी विचारक। अब जो अभी के टाइम में समकालीन जो उदारवादी विचारक वो कौन कौन से हैं? तो समकालीन विचारकों में जॉन रॉल्स ड्वार्किन ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का प्रभावी, कौन? रॉल्स और ड्वार्किन ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का प्रभावी समर्थन किया। इन लोगों के अनुसार एक न्यायपूर्ण समाज में राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक वस्तुओं का वितरण करना चाहिए। कल्याणकारी राज्य के द्वारा ही संपत्ति के केंद्रीकरण को
रोका जा सकता है। मतलब कल्याणकारी राज्य होगा तभी संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा। रॉल्स ने समाज में न्यूनतम स्थिति, हाँ रॉस क्या बोलते हैं, न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को सामाजिक सुविधा उपलब्ध कराने का समर्थन किया। डॉर्किन के अनुसार अपंग व्यक्ति के कल्याण के लिए विशेष सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने पेंशन योजना का नाम दिया, इसे उन्होंने पेंशन योजना का नाम दिया। अपंग व्यक्तियों के कल्याण के लिए जो योजना उसे पेंशन योजना का नाम दिया। अमर्त्य सेन ने कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हुए कहा है कि राज्य का कार्य लोगों की क्षमता में वृद्धि एवं उनका मानवीय विकास करना। फिर आगे है कल्याणकारी राज्य की आलोचना। अब हम किसी भी चीज के पढ़ेंगे उसकी आलोचना भी कुछ लोग करेंगे, तो बोलते ना इनमें से किस इसके आलोचक कौन है। तो देखो F.A. हैक प्रसिद्ध बुक है द रोड ऑफ सर्फडम, ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो F.A. हैक ऐसे करके और उनके बुक का नाम लिख लो। रोड टू सर्फडम 1944 में समाजवाद द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी राज्य की कड़ी आलोचना की। उन्होंने लॉर्ड एक्टन और टॉकविले की चेतावनी को दोहराते हुए कहा है कि समाज का आशय दासता का मार्ग है। समाजवाद का आशय क्या है, दासता का मार्ग है, क्योंकि हम अगर लोगों को ऐसे ही दे देंगे तो वो एक तो दास बन जाएंगे। तो समाजवाद में क्या समानता की बात कही जाती है, अगर हम सबको ऐसे ही मतलब बिना कुछ किए आप उसको फ्री दे दो तो फिर तो वो दासता का ही मार्ग ले लेगा। कल्याणकारी राज्य की भूमिका द्वारा व्यक्ति के जीवन पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की स्वायत्तता, स्वतंत्रता एवं पहलू में हास्य हुआ। राज्य की गतिविधियों की अकुशल हुई एवं अर्थव्यवस्था खस्ता हो गया। फिर फांसीवाद नाजीवाद व्यवस्था ने भी स्वयं को कल्याणकारी कहा एवं समाजवादी देशों ने भी स्वयं को कल्याणकारी माना, जिसने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर स्पष्ट संकट प्रतीत होने लगा। ठीक है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था व्यावहारिक रूप से संकटग्रस्त प्रतीत होने लगी। परिणाम स्वरूप 1979 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का परित्याग किया। तो 1979 में कल्याणकारी राज्य की परित्याग किया। आर्थिक उदारवाद को अपनाया। अमेरिका राष्ट्रपति रीगन ने भी बाजारी नीतियों का समर्थन किया, इसलिए नव उदारवादी नीति में रीगन एवं थ्रेचर के नाम से भी जाना जाता है। जो नव उदारवादी है, अब ये क्या उन्होंने वो कर दिया, देखो पहले उदारवाद आया, शास्त्रीय उदारवाद आया, फिर सकारात्मक उदारवाद आया जो कल्याणकारी राज्य की बात की, अब ये नव उदारवाद आ रहा है। तो नव उदारवाद क्या है, वो मतलब अब ये जो है ये क्या कह रहा है, बाजार नीतियों का समर्थन किया ये नव उदारवादी। और ये रीगन और थ्रेचर ने के नाम से भी इसको जानते हैं। ये भी पूछे नव उदारवादी किसके नाम से जाना जाता है, रीगन और थ्रेचर। फिर है नव उदारवादी या स्वेच्छातंत्रवादी। अब इनके कौन कौन से हैं नव उदारवादी और उसे नव उदारवादी या स्वेच्छातंत्रवादी हैं। नव उदारवादी को नव दक्षिणपंथी भी कहा जाता है, ये आप लिख लीजिए। F.A. हैक लिखिए। हैक ने संवैधानिक स्वतंत्रता द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में नव उदारवादी विचारधारा का आधार रखा, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी सिद्धांत माना। उन्होंने तर्क दिया कि लोगों ने भिन्न भिन्न योग्यताएं, एबिलिटी तथा निपुणताएं, स्किल पाई जाती है, जिसके कारण आय एवं संपदा में विषमता होगी, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है, सबको हम समान नहीं दे सकते, किसी की स्किल किसी की क्षमता अलग अलग है। उन्होंने व्यक्तियों की अनुवादी समाज और बाजारवादी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया। जो पहले वाले शास्त्रीय उदारवाद है उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया। हेग ने कल्याणकारी राज्य की मान्यता पर औचित्य पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि विधि की शासन एवं कुशलता के विरुद्ध है, क्योंकि व्यक्तियों के मध्य अतार्किक भेदभाव किया जाता है। गरीबी के कल्याण के नाम पर प्रशासन या नौकरशाही के आकार में वृद्धि होती है। इसके अनुसार कल्याणकारी राज्य का लाभ गरीबों को नहीं अपितु मध्यम वर्गों को प्राप्त होता है। उन्होंने गतिशील करारोपण का भी विरोध किया। उन्होंने प्रगतिशील करारोपण का भी विरोध किया, जो कर लगा देते हैं उस पे उन्होंने प्रगतिशील करारोपण पे वो किया विरोध, क्योंकि यह समान कार्य एवं समान वेतन के विरुद्ध है। प्रगतिशील करारोपण के द्वारा कुशल व्यक्तियों को दंडित किया जाता है। मतलब उनका कहना है कि अगर लोग ज्यादा कमा रहा है तो उस पर ज्यादा टैक्स क्यों लगाना, वो तो अपनी मेहनत करके कमा रहा है, आप वो उससे टैक्स लेके आप गरीबों को दे रहे हो, कल्याणकारी राज्य बना रहे हो, ये तो वो नहीं है। फिर यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि हैक ने राज्य के कल्याणकारी कार्यों का पूर्णतः विरोध नहीं किया।
देखो, पूर्णतः विरोध नहीं किया, बल्कि राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों में एकाधिकार का विरोध किया। हेयक उस कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के विरोध है जिसका प्रयोग ब्रिटेन में हुआ। उन्होंने वज्रवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य द्वारा अभावग्रस्त लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है। ठीक है, अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है। उन्होंने कहा कि गरीब लोग दुर्भाग्य के शिकार हैं, अन्याय के नहीं। हेयक के अनुसार सर्वाधिकारवादी एवं कल्याणकारी राज्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सर्वाधिकारवादी और कल्याणकारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए कल्याणकारी राज्य का मार्ग सर्वाधिकारवादी की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने बाजारी अर्थव्यवस्था को सबसे कुशल एवं सक्षम माना। फ्रीडमैन का विचार नव उदारवादियों की मान्यता में फ्रीडमैन ने आगे बढ़ाया। नव उदारवादी के विचार को फ्रीडमैन, जैसे पहले हमने देखा है, इनका नाम है का नाम, फिर फ्रीडमैन, फिर फ्रीडमैन क्या है, नव उदारवादी मानता है, फ्रीडम बढ़ाया। इन्होंने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली स्वतंत्रता में सहसंबंध पाया। स्वतंत्रता वही संभव है जहां आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी हो, अतः उन्होंने भी बाजार एवं सीमित राज्य का समर्थन किया। अब ये इसके समर्थक हुए नव उदारवादी के। फिर नॉजिक ने नव उदारवाद में, नॉजिक एवं एक अति विचारक हैं, उन्होंने राज्य के विकल्प न्यूनतम कार्यों का समर्थन किया। उनके अनुसार व्यक्ति अपनी क्षमता एवं प्रतिभा का स्वामी है। ठीक है, फिर नव उदारवादी और व्यवहारिक स्थिति में, जो नव उदारवादी का व्यवहारिक स्थिति क्या है, तो पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी व्यवस्था के विघटन एवं 1990 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात फ्रांसीसी फुकुयामा, हाँ इनके बुक का नाम लिखो, ये बहुत बार एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, 1992, बुक का नाम लिखो, फ्रांसिस फुकुयामा, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, 1992 में कहा कि उदारवादी विचारधारा ने विचारधाराओं के संघर्ष को जीत लिया। उदारवादी लोकतंत्र ही विश्व के समक्ष उपलब्ध सर्वोत्तम एवं एकमात्र विकल्प है। उनके अनुसार उदारवाद ने फांसीवाद, नव एवं नाजीवाद जैसे विचारधाराओं को पराजित किया। शीत युद्ध के पश्चात उदारवाद ने साम्यवादी विचारधारा को भी पराजित किया। अतः उदारवाद की अब विश्वव्यापी विजय हो चुकी है। 1990 के पश्चात उदारवादी व्यवस्था का प्रयोग पूर्व साम्यवादी व्यवस्था में भी किया गया है। तीसरी दुनिया के अनेक भागों में अब उदारवादी आर्थिक प्रणाली को स्वीकार किया जा रहा है, जिसे संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम की संज्ञा दी गई है। इसको संरचनात्मक समायोजन की वो दी गई है, इसको नोट डाउन कर लो। वर्तमान भूमंडलीकरण के युग में उदारवाद का निर्णायक एवं व्यापक प्रसार हुआ है। समतावादी, अब समतावादी क्या है? समतावाद धन संपदा मान प्रचलित विषमताओं को कायम नहीं रखना चाहते। समतावाद मनुष्य के लिए समान अवसर, अधिकार, लाभ एवं सकारात्मक कार्यवाही के लिए कोई तार्किक आधार नहीं ढूंढते, बल्कि विषमता के भेदभाव की राज्य की कार्यवाही का आधार उपलब्ध कराते हैं। C.V. मैकफर्सन ने परंपरागत उदारवादी मान्यताओं को स्वतः मूलक व्यक्तिवाद कहा। ये हमने पिछले क्लास में भी ये लिखा गया, पैसिव इंडिविजुअलिज्म के नाम से संबोधित। स्वतः मूलक व्यक्तिवाद में यह विचार निहित है कि व्यक्ति स्वतः अपने शरीर और अपनी क्षमता का स्वामी है और उनके लिए वह समाज का ऋणी नहीं है। वह जो कुछ अर्जित करता है उसे स्वयं की संपत्ति बन जाती है। मैकफर्सन ने सकारात्मक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हुए कहा कि व्यक्ति समाज का हिस्सा है। वर्तमान समाज प्राचीन समाजों से सरल नहीं है, अतः राज्य को गरीब एवं असहाय लोगों के पक्ष में कार्य करना चाहिए। जॉन रॉस ने स्वेच्छातंत्रवाद का आलोचना किया। अब जॉन रॉस क्या स्वेच्छातंत्रवादी या नव आलोचना करते हुए कहा है कि समतावाद ऐसी व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समर्थन और संपत्ति वर्गों के साथ साथ निर्बल और निर्धन वंचित वर्गों को भी अपने विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति और पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। रॉस ने अपने न्याय के सिद्धांत में स्वतंत्रता और समानता को न्याय का बुनियादी सिद्धांत मानते हुए विषमता का न्यायसंगत आधार होने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, ये आज हमारा उदारवाद टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड MCQ
कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो आपके सामने लाते रहूं। ओके, थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।